उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। बॉस वो तलाश ना कर सकेगा, मैं मेकअप में रहूंगा, मैं कभी किसी के सामने ना आऊंगा। ओवर। मुकाफ ने कहा। सॉरी मुकाफ, ऐसा मुमकिन नहीं है। इमरान की बजाय कोई और हो तो शायद मैं इतना बड़ा कदम ना उठाता, लेकिन मैं इमरान को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। अगर मौजूदा सेटअप ख़त्म ना किया गया तो फिर ना सिर्फ पाकिस्तान का सेटअप बल्कि एशियाई सेक्शन, बल्कि तंजीम का हेडक्वार्टर, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी के बिना पर पूरी तंजीम का रिस्क नहीं लिया जा सकता। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया तो डिक्सन ने आगे बढ़कर ट्रांसमीटर उठाया और उसे ऑफ करके उसने एक खाली कुर्सी पर रख दिया। सुनो डिक्सन, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। तुम जितनी दौलत चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम सुपर चीफ को रिपोर्ट दे देना कि उसके हुक्म की तामील करती है। मैं गायब हो जाऊँगा, मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊँगा। प्लीज़ तुम जितनी दौलत कहो मैं तुम्हें दे देता हूँ। मुकाफ ने अब डिक्सन की मिन्नत शुरू कर दी। इस चेरी का तो खात्मा कर दूं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, डिक्सन ने कहा और जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी माफ़ कर दो, चेरी ने हिस्याने अंदाज में चीखते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे धमाका हुआ और उसके साथ ही चेरी के हलक से चीख निकल गई और फिर बेतरतीब धमाके हुए और आर्स में जकड़ा हुआ चेरी का जिस्म चंद लम्हे फड़कने के बाद साकित हो गया। मुकाफ का चेहरा हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। हाँ, अब बताओ मुकाफ, तुम मुझे कितनी दौलत दे सकते हो? डिक्सन ने मुकाफ से मुखातिब होकर कहा। जितनी तुम कहो, मुकाफ ने जल्दी से कहा और उसके लहजे में उम्मीद की झलकियां नुमायां हो गई थी। तुम खुद बता दो कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है? डिक्सन ने कहा। मेरे पास $2 करोड़ है, तुम तमाम ले लो लेकिन मेरी जान बख्श दो। मुकाफ ने कहा। कहाँ है ये रकम? क्या किसी बैंक में रखी हुई है? डिक्सन ने कहा। नहीं, बैंक में नहीं, मेरे ऑफिस के नीचे तहखाने हैं, उसमें खुफिया सेफ है, इस सेफ में मौजूद है। मुकाफ ने जवाब दिया। बेहद शुक्रिया मुकाफ, चलो तुम्हारी ये दौलत अब मेरे काम आ जाएगी, वरना वहीं सेफ में ही पड़ी रहती। तुमने तो बहरहाल मरना है क्योंकि जिंदा छोड़कर मैंने खुद को नहीं मारना, डिक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उससे पहले कि मुकाफ कुछ कहता, डिक्सन ने ट्रिगर दबा दिया। उसके साथ ही मुकाफ को महसूस हुआ कि उसके सीने में गर्म सलाख घुस गई हो। उसके हलक से बेइख्तियार चीख निकल गई। इसी लम्हे एक और धमाका हुआ और उसका सांस गले में अट गया। उसने सांस बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन उसका जहन गहरी तारीकी में डूबता चला गया। इमरान ने कार पार्किंग में रोकी और फिर उससे लॉक करके वो इस आलीशान रिहायशी प्लाजा की लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। इस 8 मंजिला रिहायशी प्लाजा की चौथी मंजिल पर चौहान का लग्जरी फ्लैट था और इमरान इस वक्त चौहान से ही मिलने आया था। चौथी मंजिल पर पहुंचकर वो राहदारी में आगे बढ़ गया। चौहान के फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। इमरान ने हाथ उठाकर दस्तक दी। कौन है? अंदर से चौहान की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे नाम का हम वज़न और हम काफिया, इमरान ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर चौहान खड़ा मुस्कुरा रहा था। आइए इमरान साहब, मैं तो काफ़ी देर से आपका मुंतज़िर था, चौहान ने एक तरफ हटते हुए कहा। तुम्हारा ये नया प्लाजा ढूंढने में काफ़ी वक्त लग गया। वैसे एक बात तो बताओ कि आखिर तुम लोग इतनी जल्दी ये रिहाइशगाहें क्यों बदल लेते हो? पहले वाला फ्लैट भी तो इससे कम ना था। इमरान ने इधर उधर देखते हुए सिटिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। चीफ का हुक्म है कि हम ज़्यादा अरसा किसी एक जगह ना रहें। यह दूसरी बात है कि इसके लिए अरसे की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी 1.5 साल बाद हम लोग रिहाइश बदल लेते हैं। पहले पहल तो वाकई ही उलझन होती थी, लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई है। अब तो 1.5 साल एक जगह हो जाए तो उलझन होनी शुरू हो जाती है। चौहान ने एक साइड पर मौजूद फ्रिज से मशरूब की 2 बोतलें निकालकर वापस कुर्सियों की तरफ आते हुए कहा। वैसे ये तुम्हारी ही हिम्मत है कि इस कदर जल्द रिहाइश बदल लेते हो। हम तो यकदरगीर मोहकम गिर के कायल हैं, एक ही फ्लैट में रह रहे हैं। इमरान ने सामने रखी हुई मशरूब की बोतल उठाते हुए कहा। वो तो आपने सुपरिटेंडेंट फयाज के फ्लैट पर नाजायज कब्जा कर रखा है। वैसे इमरान साहब, सुपर फयाज की वाकई ही हिम्मत है कि वो आपसे ना किराया लेता है और ना फ्लैट खाली कराता है। चौहान ने मशरूब की चुस्की लेते हुए हंसकर कहा। वो तो दिन में ना जाने कितनी बार कोशिश करता है, लेकिन मसला यह है कि आगा सुलेमान पाशा इस फ्लैट के किचन से मानूस हो चुका है। उसका कहना है कि इस किचन का महल्ले वकू ऐसा है कि इसमें मूंग की दाल लजीज पकती है, इसलिए रह रहा है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और चौहान भी इख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। तुम बताओ, तुमने बच्चों के अगवा के सिलसिले में कोई काम किया है या नहीं? इमरान ने मशरूब की बोतल ख़त्म करके वापस मेज़ पर रखते हुए कहा। इमरान साहब, 2 रोज़ पहले आपने फ़ोन पर तफसील बताई। इन 2 रोज़ में ना सिर्फ मैंने बल्कि 4 स्टार्स के दूसरे मेंबरान ने भी अपने तौर पर काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा क्लू नहीं मिल सका जिसमें 10-12 बच्चे किसी जगह से इकट्ठे अगवा हुए हों। बल्कि मैंने तो स्पेशल पुलिस ऑफिस में अपने एक दोस्त की मदद से इस बारे में रिकॉर्ड भी चेक किया
गया है, लेकिन पूरे दारुल हुकूमत में ऐसी किसी वारदात का कोई हवाला मौजूद नहीं। चौहान ने संजीदा लहजे में कहा, इस ट्रैवल एजेंसी के बारे में क्या मालूम हुआ है? इमरान ने पूछा। इसके बारे में भी कुछ मालूम नहीं हो सका, उसका तो कहीं वजूद ही साबित नहीं हुआ। चौहान ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि 4 स्टार्स इस केस की इब्तिदा में ही नाकाम हो गए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब काम करने के लिए बुनियाद तो हो, यहाँ तो सिरे से बुनियाद ही नहीं मिल रही। चौहान ने जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब है कि जो पार्टी भी काम कर रही है वो इंतहाई मोहतात अंदाज में काम कर रही है। मुझ पर कातिलाना हमले के बारे में टाइगर ने एक पेशावर कातिल चेरी को ट्रेस किया, लेकिन अब ना वो चेरी मिल रहा है और ना वो शख्स जिसके साथ वो उठता बैठता पाया जाता था। दोनों ही अचानक गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गए। इमरान ने कुर्सी के पुछ से टेक लगाते हुए कहा, पेशावर कातिल चेरी तो क्या उसने आप पर हमला किया था? चौहान ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम जानते हो उसे? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ जानता हूँ, मैं काफ़ी अरसा पहले जिस फ्लैट में रहता था उससे तीसरा फ्लैट उसका था और अक्सर उससे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन वो ज़ेरे ज़मीन दुनिया का कोई बड़ा मोहरा तो ना था, 3rd रेट आदमी था। चौहान ने जवाब दिया, मुझे जैसे आम से आदमी पर कातलाना हमला 3rd रेट आदमी नहीं करना था। अब मेरे लिए कोई VIP तो यहाँ आने से रहा। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो चौहान बेइख्तियार हंस पड़ा। आपको मुकम्मल यकीन है कि ये हमला चेरी ने ही किया है? चौहान ने कहा, टाइगर ने जो कुछ बताया है उसके मुताबिक तो यही आदमी लगता है। मुझ पर हमला इशारिया 0x31 रिवॉल्वर से किया गया और बकौल टाइगर इस बोर का रिवॉल्वर यहाँ सिर्फ 3 पेशावर कातिल इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक हमला से 1 हफ्ता पहले हस्पताल में और मुसलसल वहीं मौजूद है, दूसरा मुल्क से बाहर है और वाकई ही मुल्क से बाहर है। इस तरह चेरी बाकी रह जाता है और अब चेरी गायब है। टाइगर ने उसे हर तरफ तलाश किया है, लेकिन वो और उसका साथी मुकाफ दोनों ही अचानक गायब हो गए। इमरान ने कहा, चेरी 2 रोज़ पहले मुझे नजर आया था। वो एक मकामी नौजवान के साथ कार में बैठा जा रहा था। एक ट्रैफिक सिग्नल पर मैंने उसे देखा था। वो दोनों इस तरह बातचीत में गुम थे कि उसने मेरी तरफ देखने के बावजूद मुझे नहीं पहचाना था, हालांकि मेरी कार उसकी कार के बिल्कुल सामने मौजूद थी। चौहान ने जवाब देते हुए कहा, किस तरफ जा रही थी उसकी कार? इमरान ने पूछा। रशीद रोड का चौक था। अब पता नहीं कि वो कहाँ गए। मुझे तो इल्म ही ना था कि चेरी ने आप पर हमला किया है, वरना मैं उसे वहीं घेर लेता। चौहान ने जवाब देते हुए कहा, कार की तफसीलात मालूम है? इमरान ने पूछा। अरे हाँ, कार बिल्कुल नए मॉडल की थी, स्याह रंग की, लेकिन वो कार चेरी की ना थी क्योंकि ड्राइविंग सीट पर वही मकामी नौजवान ही था। चौहान ने जवाब देते हुए कहा, इसका नंबर वगैरह या कोई खास निशानी? इमरान ने कहा, तो आप इस कार की मदद से उसे ट्रेस कराना चाहते हैं? चौहान ने कहा, जाहिर है जब वो किसी जगह नहीं मिल रहा तो इस कार को तलाश कर लिया जाए तो इससे इस मकामी नौजवान का पता चल जाएगा और इससे चेरी का क्लू मिल जाएगा। कुछ ना कुछ तो होगा ही बहरहाल। इमरान ने असबात में सर हिलाते हुए कहा, कार का नंबर तो मैंने नहीं देखा, लेकिन 1 मिनट, इस कार को मैंने आज ही कहीं देखा है। असल में इस कार की कशनिंग का कलर इसके बैरूनी कलर से इस कदर मुख्तलिफ है कि ख्वामखा इसकी तरफ तवज्जो चली जाती है। मुझे याद करने दीजिए, चौहान ने कहा और आंखें बंद कर ली। ओह हाँ, याद आ गया, ये कार मैंने डिसेंट क्लब की पार्किंग में देखी है। मैं एक दोस्त से मिलने गया था, वहाँ कार पार्क करते हुए मैंने उसे देखा था, बिल्कुल वही कार थी। चौहान ने यकलख्त आंखें खोलते हुए कहा, डिसेंट क्लब ये कहाँ है? इमरान ने चौंक कर पूछा। शबस्तान कॉलोनी में नया खुला है, खासी तेजी से मकबूल होता जा रहा है। चौहान ने कहा, लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि वो किसकी कार थी? हो सकता है तुम्हारी तरह वहां किसी जानने वाले की हो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अगर पार्किंग बॉय से मालूम किया जाए तो शायद पता लग जाए। चौहान ने कहा, ओके आओ चलें, कुछ ना कुछ हरकत करेंगे तो बरकत में बरकत भी पड़ेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उनकी कार तेजी से शबस्तान कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान था और चौहान साइड सीट पर बैठा हुआ था। डिसेंट क्लब की इमारत खासी दिलकश और वसी थी। इमरान कार कंपाउंड गेट में मोड़कर पार्किंग की तरफ ले गया। फिर उसने जैसे ही कार पार्किंग में रोकी, उसकी नजरें एक नौजवान पर जम गई जो एक कार वाले को टोकन देने में मसरूफ था। क्या हुआ इमरान साहब? चौहान ने उसे इस तरह देखते हुए चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, इमरान ने कतरे सर्द मेहराना लहजे में कहा और फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। दूसरी तरफ से चौहान भी कार से बाहर निकल आया। इसी लम्हे पार्किंग बॉय मुड़कर इसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर जैसे ही उनकी नजरें इमरान पर पड़ी वो बेइख्तियार ठटक कर रुक गया। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए झिझक के से आसार नमूदार हुए, लेकिन फिर उसने कांधे झटके और आगे बढ़ गया और फिर उसने बड़े मौतबाना लहजे में इमरान को सलाम कहा।
तुम नईम बाबर ही हो ना, या उसके जुड़वा भाई हो? इमरान ने होंठ भींचते हुए इस्लाम का जवाब देकर उससे पूछा। जी मैं नईम बाबर ही हूँ जनाब। नईम बाबर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें शेटन में मुलाजमत दिलवाई थी। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। जी 3 रोज़ तक वो मुलाजमत चली थी, फिर उन्होंने जवाब दे दिया। मेरे दौर के लिए एक अजीज़ यहाँ मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे यहाँ रख लिया है। नईम बाबर ने टोकन कार्ड इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कॉलेज जा रहे हो? इमरान ने टोकन लेते हुए पूछा। जी हाँ, शाम कॉलेज में दाखिला ले लिया है, नईम बाबर ने जवाब दिया। मुलाजमत क्यों नहीं चली, क्या वजह हुई? इमरान ने पूछा। जी 3रे रोज़ मैनेजर साहब ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया और कहने लगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस मुलाजमत की मंजूरी नहीं दी, इसलिए वो मुझे मज़ीद नहीं रख सकते। अलबत्ता उन्होंने मुझे अपनी तरफ से 1 लाख रुपए देने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि इस तरह खैरात में रकम लेना मुझे मंजूर ना था। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे बेशक कम तनख्वाह पर रख लें, लेकिन मुलाजमत जारी रखें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मजबूर हैं। चनाचा मैं वापस आ गया और अब 2 माह से यहाँ काम कर रहा हूँ। नईम ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। यहाँ कितनी तनख्वाह मिलती है? इमरान ने पूछा। 1200 रुपये माहमवार, नईम बाबर ने जवाब देते हुए कहा। अगर तुम्हें यहाँ से अच्छी मुलाजमत मिल जाए तो करोगे? इमरान ने कहा। कौन सी मुलाजमत? नईम बाबर ने चौंक कर पूछा। फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहरहाल मैं तलाश कर लूँगा, इमरान ने जवाब दिया। जाहिर है जनाब, अच्छी मुलाजमत किसे अच्छी नहीं लगती। नईम बाबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। फिर उससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, एक कार पार्किंग में आकर रुकी और चौहान इस कार को देखकर चौंक पड़ा। यही कार है वो इमरान साहब, चौहान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा और इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। कार पार्किंग में रुक चुकी थी और एक लंबे कद का आदमी उससे उतरकर तेजी से क्लब की तरफ बढ़ रहा था। उसने नईम बाबर की तरफ देखना ही गवारा ना किया। तुमने उससे टोकन कार्ड नहीं दिया? इमरान ने नईम बाबर से मुखातिब होकर कहा। मैनेजर साहब ने मना कर रखा है, ये साहब क्लब में कार्ड खेलने आते हैं। पहले दिन मैंने उन्हें टोकन दिया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं मैनेजर के पास गया तो उन्होंने उन्हें कार्ड देने से मना कर दिया। इनका नाम मार्टिन है, नईम बाबर ने जवाब दिया तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। ओके, तुम काम करो, जैसे ही मुझे तुम्हारे मतलब की कोई अच्छी मुलाजमत मिली मैं तुमसे रब्ता कर लूँगा, लेकिन तुमने पढ़ाई जारी रखनी है, समझे? और हाँ, एक बात और बता दूं, मैट्रिक में तुम्हारा C ग्रेड मुझे कतई पसंद नहीं आया, इसलिए अब तुमने हर इम्तिहान में A+ ग्रेड लेना है, समझे? इमरान ने नईम बाबर के कांधे पर थपकी देते हुए कहा। यस सर, नईम बाबर ने मुस्कुराते हुए एतमाद भरे लहजे में कहा तो इमरान सर हिलाता हुआ क्लब की तरफ मुड़ गया। चौहान भी उसके साथ ही चल पड़ा। क्या ये मार्टिन वही आदमी है जो इस रोज़ चेरी के साथ था? इमरान ने चौहान से मुखातिब होकर कहा। नहीं, ये वो नहीं है, अलबत्ता कार 100% वही है, अब मैंने उसे बाकायदा चेक किया है, चौहान ने जवाब दिया और इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। क्लब का हाल इंतहाई खूबसूरत और शानदार अंदाज में सजा हुआ था। हम यहाँ मार्टिन से मिलने आए हैं, हमें तो यही बताया गया है कि वो रोज़ाना यहाँ खेलने आता है, लेकिन वो तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। इमरान ने कहा। वो मार्टिन साहब वो अभी आए हैं, मेरा ख्याल है टॉयलेट गए हैं, अभी आ जाएंगे, सुपरवाइजर ने कहा। और फिर वो मुड़ा ही था कि एक कोने में मौजूद टॉयलेट का दरवाज़ा खुला और मार्टिन बाहर निकल आया। मार्टिन साहब, ये 2 साहिबान आपसे मिलने आए हैं, सुपरवाइजर ने मार्टिन से मुखातिब होकर कहा तो मार्टिन चौंक कर इमरान और चौहान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हैरत थी। जी फरमाइए, मार्टिन ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा। मेरा नाम प्रिंस है और ये मेरे साथी हैं मिस्टर चौहान, हमें चेरी ने आपके पास भेजा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चेरी, वो कौन है? मार्टिन ने चौंक कर पूछा। क्या कहीं बैठकर इत्मीनान से बात नहीं हो सकती? इमरान ने कहा। ओह हाँ, आइए इधर खाली मेज़ पर बैठ जाते हैं, मार्टिन ने कहा और उस खाली मेज़ की तरफ बढ़ गया। इमरान और चौहान भी इसके पीछे इस मेज़ की तरफ बढ़ गए। आप कुछ पीना पसंद करेंगे तो मंगवा लूं, मार्टिन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इमरान ने जवाब दिया। आप किसी चेरी की बात कर रहे थे, मेरे मिलने वालों में से तो किसी का नाम चेरी नहीं है, मार्टिन ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन जिस कार में आप क्लब आए हैं वो तो बकौल चेरी उसने आपको तोहफे में दी है, और आप कह रहे हैं कि आप चेरी से वाकिफ़ ही नहीं? वैसे ज़ेर ज़मीन का मशहूर आदमी है, इमरान ने कहा तो मार्टिन चौंक पड़ा। ज़ेर ज़मीन दुनिया का? क्या मतलब? मार्टिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मतलब है जुराइम की दुनिया का, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। लेकिन मेरा जुराइम की दुनिया से क्या ताल्लुक, और ना मैं किसी चेरी को जानता हूँ। जहाँ तक इस कार का ताल्लुक है तो ये कार मैंने बाकायदा ख़रीदी है, चंद रोज़ पहले ख़रीदी है, मेरे पास उसकी बाकायदा रसीद भी मौजूद है। मगर आप कौन हैं? मार्टिन ने होंठ चबाते हुए कहा और इस बार इसका लहजा कदरे सख्त हो गया। तो अब तफसीली तारुफ हो जाना चाहिए।
हमारा ताल्लुक स्पेशल पुलिस की एंटी कार लिफ्टिंग सेक्शन से है। चेरी एक पेशावर कातिल भी है और कार चोरों के एक गिरोह का सरगना भी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार आज से पहले 1 माह पहले चोरी हुई है और एक शख्स मुकाफ की है। चेरी ने बताया कि ये कार उसके ग्रुप ने चुराई थी और उसके कहने के मुताबिक ये कार उसने आपको तोहफे के तौर पर दी। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, वेरी बैड जनाब, ना ही मैं किसी चेरी को जानता हूँ, ना ये कार मैंने चेरी से ली है। ये कार तो मैंने वाकई ही बाकायदा खरीदी है। उसकी रसीद शायद अब भी मेरे पर्स में मौजूद हो, मैं दिखाता हूँ आपको, मार्टिन ने कहा और उसके साथ ही उसने कोट के अंदरूनी जेब से पर्स निकाला और फिर उसे खोलकर चंद लम्हों तक वो इसमें मौजूद मुख्तलिफ कागजात को टटोलता रहा। फिर उसने एक तयशुदा कागज बाहर निकाला। ये देखिए रसीद, आप बेशक चेक कर लीजिए। मार्टिन ने पर्स मेज पर रखकर रसीद खोलकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमरान ने रसीद लेकर उसे देखा। ये वाकई ही इस कार की फर्द खनस्तगी की रसीद थी। कार किसी मार्टी ने फरोख्त की थी जिसका पता बोस्तान कॉलोनी लिखा हुआ था। ये मार्टी कौन है? इमरान ने रसीद देखते हुए पूछा। इसका होटल है बोस्तान कॉलोनी में, मार्टी होटल। मैं अक्सर वहां जाता रहता हूं। ये कार उसके पास थी, मुझे पसंद आ गई तो मैंने उससे खरीद ली, मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, आपके पास रसीद है, इसलिए फिलहाल हम आपको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर ये रसीद जाली साबित हुई तो फिर इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। इमरान ने रसीद वापस देकर कुर्सी से उठते हुए कहा। आप बेशक मार्टी से पूछ लें, वो इस रसीद से इनकार नहीं करेगा, मार्टी ने कहा। ओके, फिर मुलाकात होगी, इमरान ने कहा और तेजी से वापस किया। चौहान भी खामोशी से उठा और उसके पीछे चलता हुआ क्लब से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उनकी कार डिसेंट क्लब से निकलकर बोस्तान कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। बोस्तान कॉलोनी दरमियाने मुतवस्त तबके के अफराद की काफी पुरानी कॉलोनी थी। बोस्तान कॉलोनी तो तकरीबन निचले मुतवस्त तबके के अफराद की कॉलोनी है। वहां के होटल वाले के पास इस कदर कीमती कार कैसे आ सकती है? चौहान ने कहा। हो सकता है कारों की खरीदो फरोख्त इस मार्टी का साइड बिजनेस हो। आजकल बहुत लोग इस किस्म का काम अपने असल काम के साथ साथ करते रहते हैं, इमरान ने जवाब दिया तो चौहान ने अस्बात में सर हिला दिया। आपने कार के मालिक का नाम मुकाफ लिया था, क्या ये फर्जी नाम था? चौहान ने पूछा। नहीं, टाइगर के मुताबिक चेरी गायब होने से पहले मुकाफ के साथ ही देखा गया था, इसलिए मुझे ख्याल आ गया कि तुमने जिस नौजवान को चेरी के साथ देखा था कहीं वो मुकाफ ही ना हो, इमरान ने कहा। टाइगर इसका हुलिया तो जानता होगा, अगर आप इससे पूछ लें तो अभी पता चल जाएगा, चौहान ने कहा। मुकाफ का ताल्लुक जराइम की दुनिया से नहीं है, वो निशानाबाजी सिखाने का स्कूल चलाता है, इसलिए टाइगर ने उसे देखा नहीं है, इमरान ने कहा और चौहान ने अस्बात में सर हिला दिया। बोस्तान कॉलोनी काफ़ी वसी और अरीस कॉलोनी थी, इसलिए इमरान ने कॉलोनी में दाखिल होते ही एक दुकानदार से मार्टी के होटल का पता पूछ लिया। दुकानदार के मुताबिक मार्टी का होटल कॉलोनी के एक्स ब्लॉक में था। चनाचा इमरान ने कार आगे बढ़ा दी और फिर तकरीबन पूरी कॉलोनी क्रॉस करके वो एक्स ब्लॉक पहुंचने में कामयाब हो गया। यहाँ एक छोटा सा होटल मौजूद था जिस पर मार्टी होटल के नाम का बोर्ड भी दर्ज था। इमरान ने कार एक तरफ रोकी और फिर वो दोनों नीचे उतर आए। आम सा होटल था, मुतवस्त तबके के लोग आ जा रहे थे। हाल में कुछ ज्यादा बड़ा ना था। एक तरफ काउंटर था जिसके पीछे एक अधीड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। मार्टी साहब से मिलना है, इमरान ने काउंटर के करीब पहुंचकर कहा। इधर दाएं हाथ पर राहदारी के आखिर पे उनका दफ्तर है, अधीड़ उम्र ने हाथ से इशारा करते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ इस तरफ को बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो मार्टी के दफ्तर में दाखिल हो रहा था। एक बड़ी सी दफ्तरी मेज के पीछे एक लंबूतरे चेहरे वाला अधीड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। मेज की दूसरी तरफ एक और आदमी बैठा हुआ और मार्टी उससे बातें करने में मसरूफ था। आइए जनाब, आइए तशरीफ लाइए। इमरान और चौहान के अंदर दाखिल होते ही मार्टी ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए इंतहाई बाइखलाक लहजे में कहा। मार्टी के उठते ही उसके सामने मेज की दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी भी उठकर खड़ा हो गया। इस आदमी के चेहरे पर मौजूद जर्दी बता रही थी कि वो बीमार है या बीमार रहा है। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचार की तारी थी। मेरा नाम प्रिंस है और ये मेरा साथी है चौहान, इमरान ने कहा। मैं मार्टी हूँ जनाब, तशरीफ रखें, मार्टी ने बड़े खुशामिदाना लहजे में कहा। शायद वो इमरान और चौहान की शख्सियत और लिबास वगैरह से मरूब हो गया था। जनाब, मेरे मुतल्लिक क्या हुक्म है? यकीन कीजिए मैं बेहद मजबूर हूँ, इस आदमी ने मार्टी से मुखातिब होकर कहा। मैं क्या कर सकता हूँ? आपका लड़का एक्सीडेंट में मर गया, कंपनी ने आपको इस मुआवजा दे दिया, ये मजीद बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मार्टी ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। वो तो ठीक है जनाब, अल्लाह की मर्जी में कौन दखल दे सकता है, लेकिन कंपनी ने मुआवजा बेहद कम दिया है, जबकि गैर मुल्की कंपनियां तो बड़े मुआवजे देती हैं। आजम हुसैन का लड़का मरा था तो इस कंपनी ने 1 लाख रुपए दिए थे, जबकि मुझे सिर्फ 25,000 मिले। आप बराह मेहरबानी कंपनी को लिखें, इस आदमी ने बड़ी मिन्नत भरे लहजे में कहा। अच्छा तुम जाओ, मैं बात करूंगा, मार्टी ने उसे टालते हुए कहा। 1 मिनट,
आपका क्या मसला है? इमरान ने हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ मुड़ते ही आदमी से मुखातिब होकर कहा, ओ जनाब, कोई मसला नहीं है। इसका लड़का मजदूरी करने ग्रेटलैंड गया था, वहाँ एक्सीडेंट में हलाक हो गया। कंपनी ने मुआवजा भिजवा दिया। अब ये कह रहा है कि मुझे और मुआवजा दिलाओ। अब आप ही बताएंगे इस तरह कौन देता है मुआवजा? इस आदमी की जगह मार्टी ने जवाब देते हुए कहा, जनाब, मेरा इकलौता बेटा था आसिफ, 12 साल की उम्र थी। मैं और उसकी माँ बेहद बीमार थे। मार्टी साहब ने एक रोज़ मुझे बुलाकर कहा कि तुम्हारे बेटे को ग्रेटलैंड भिजवा सकता हूँ, वहाँ एक कंपनी में पैकिंग का काम करेगा, आने जाने का खर्चा भी कंपनी देगी, वहाँ रिहाइश और खुराक भी कंपनी के ज़िम्मे होगी और 8,000 रुपये माहाना भी मिलते रहेंगे, जो 2 साल बाद डबल हो जाएंगे। मैं और मेरी बीवी तो मान रहे थे, लेकिन मेरा बच्चा आसिफ बेहद हसास था। उसने जिद कर ली कि वो जाएगा। चनाचा हम भी मान गए। फिर आसिफ को उन्होंने भिजवा दिया। 6 माह तक मुआवजा भी मिलता रहा और आसिफ का एक ख़त भी मिला जिसमें उसने लिखा था कि वो बेहद खुश है। फिर अचानक वहाँ से ख़त आया कि आसिफ एक एक्सीडेंट में हलाक हो गया और कंपनी ने 25,000 रुपये मुआवजा भिजवा दिया। हम पर तो क़यामत टूट पड़ी जनाब, और हम और ज़्यादा बीमार हो गए। अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं। इस आदमी ने रोते हुए लहजे में कहा, ओह वेरी बैड, ये तो बड़ी ट्रेजेडी है। आप ऐसा करें, अपना नाम पता हमें बता दें। हम एक ऐसे फलाही इदारे के बारे में जानते हैं जो आप जैसे मजबूर लोगों की इमदाद करता है। हम आपका नाम और पता उन्हें दे देंगे। उम्मीद है कि आपकी अच्छी और मुस्तकिल इमदाद का बंदोबस्त हो जाएगा। इमरान ने कहा, जी मेरा नाम अहमदीन है जनाब, ब्लॉक एक्स के क्वार्टर नंबर 808 में रहता हूँ जनाब। इस आदमी ने अपना नाम और पता बताते हुए कहा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आज ही आप तक कुछ ना कुछ इमदाद पहुंच जाए। इमरान ने कहा तो अहमदीन ने बड़े लजाहत भरे लहजे में उनका शुक्रिया अदा किया और फिर सलाम करके दफ्तर से बाहर चला गया। जी साहब, हुक्म फरमाए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मार्टिन ने अहमदीन के जाने के बाद इमरान और चौहान से मुखातिब होकर कहा, आपने किस तरह इस आदमी के बेटे को ग्रेटलैंड भिजवाया था? क्या आपका कोई ताल्लुक ग्रेटलैंड से है? इमरान ने कहा, ओ नहीं जनाब, वो लड़का यहाँ मेरे होटल में भी अखबार देने आया करता था। बड़ा बहादुर, सेहतमंद और हसास बच्चा था। इन दिनों ग्रेटलैंड की इस कंपनी में काम करने वाले एक अफसर यहाँ बोलिस्तान कॉलोनी में अपने किसी अजीज के घर ठहरे हुए थे। वो मेरे होटल में भी आते रहते थे। उनसे सलाम दुआ हो गई और उसने एक रोज़ जिक्र किया था कि उसकी कंपनी में पैकिंग के लिए लड़के एशिया से भर्ती किए जाते हैं। तो मुझे इस लड़के आसिफ का ख्याल आ गया। मैंने उसका जिक्र किया तो वो उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इसने कंपनी के किसी बड़े से बात की और फिर उनकी रजामंदी से आसिफ को साथ लेकर चला गया। फिर अचानक कंपनी का खत आ गया कि आसिफ एक एक्सीडेंट में हलाक हो गया। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकता था सिवाय अफसोस करने के। अब ये आदमी हर दूसरे रोज़ आ जाता है। अब आप खुद ही बताइए, मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? अलबत्ता मैं खुद उसकी जहाँ तक मुमकिन हो इमदाद कर देता हूँ। इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ? मार्टी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, ओह तो ये बात है, ठीक है, ऐसा तो होता ही रहता है। इमरान ने कहा तो मार्टी के चेहरे पर इमरान के इस फिक्रे से इत्मीनान के गहरे तासुरात पर आए। जनाब आप फरमाएं, कैसे आना हुआ? मार्टी ने कहा, आपने एक शख्स मार्टिन को कार फरोख्त की है, इस सिलसिले में आना हुआ है। इमरान ने कहा तो मार्टी बेइख्तियार चौंक पड़ा। जी क्या हुआ इस कार को, कोई खास बात हो गई है? मार्टी ने चौंक कर पूछा। उसके लहजे पर परेशानी थी। खास बात यह है कि वो कार चोरी की है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या कह रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है? मार्टी ने बेइख्तियार कुर्सी से उछलते हुए कहा, हमारा ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा, मगर जनाब वो कार तो मैंने खरीदी थी, बाकायदा खरीदी थी जनाब। मार्टी ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा, किससे खरीदी थी? इमरान ने पूछा। जी एक गाहक दे गया था, उससे सौदा हो गया था, मैंने उससे बाकायदा खरीदी थी। मार्टी ने होंठ चबाते हुए कहा, किस गाहक से खरीदी थी, पूरी तफसील बताओ। इमरान ने कहा, रिचर्ड से खरीदी थी। रिचर्ड कारें फरोख्त करने का धंधा करता था, इसका ताल्लुक शहर के किसी शोरूम से था। मार्टी ने जवाब दिया। कहाँ रहता है वो? इमरान ने पूछा। जी उस कॉलोनी में रहता है, अक्सर यहाँ होटल में आता जाता रहता है। मुझे इसका पूरा पता तो मालूम नहीं, बस सिर्फ नाम जानता हूँ। वैसे मेरा ये साइड बिजनेस है, पहले भी इससे कारें लेता रहता हूँ और आगे फरोख्त करता रहता हूँ। आज तक कभी किसी ने भी ऐसी बात नहीं की। मार्टी ने जवाब दिया। इससे तुमने कोई रसीद तो ली होगी? इमरान ने पूछा। जी बिल्कुल ली थी, लेकिन जनाब जब कार बेच दी तो फिर इस रसीद को मैंने क्या करना था, फाड़ कर फेंक दिया। मार्टी ने जवाब दिया। फिर ऐसा है कि हम 2-4 रोज़ बाद आएंगे, इस दौरान रिचर्ड आए तो तुमने उससे उसका पूरा पता हासिल करना है। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। जी बिल्कुल जनाब, ज़रूर ले लूँगा जनाब। मार्टी ने भी उठते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
अजीब चक्कर है, इतने दिनों में ये कार कितने हाथों में फरोख्त हो गई। चौहान ने होटल से बाहर निकलकर कार की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये माटी गहरा आदमी है, इसकी निगरानी करानी पड़ेगी। इमरान ने कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, हाँ लगता तो ऐसा ही है, लेकिन उसकी अपनी और होटल की हालत तो ऐसी नहीं है कि ये किसी बड़ी वारदात में मुलविस लगे। चौहान ने जवाब दिया तो इमरान ने अस्बात में सर हिलाया और कार आगे बढ़ा दी। अब कहाँ का प्रोग्राम है? चौहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस आदमी अहमद दीन से मिलने, वो वाकई खासा बीमार लगता है, उसे कुछ रकम दे दें। वहाँ मैंने माटी के सामने रकम देने का मुनासिब नहीं समझी, इमरान ने कहा। बाज़ औक़ात किसी ट्रेजेडी सामने आती है कि दिल लरस उठता है, इकलौता बेटा और इस तरह दयारे गैर में मारा गया। वैसे उसकी बात तो दुरुस्त थी, गैर मुल्की कंपनियां वाकई इतना कम मुआवजा नहीं दिया करती। मेरा ख्याल है इस माटी ने दरमियान में चक्कर चलाया होगा, चौहान ने कहा। ग्रेटलैंड में चाइल्ड लेबर पर इंतहाई सख्त पाबंदी है, इसलिए ये सारी कहानी ही गलत है कि लड़के को वहाँ किसी कंपनी में मुलाजमत मिल गई हो, इमरान ने कहा। तो चौहान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, फिर मगर लड़का तो गया है ग्रेटलैंड, चौहान ने चौंक कर कहा। हाँ, इसलिए तो मैं अहमद दीन से मिलना चाहता हूँ, इसकी इमदाद भी करूँगा, उससे मज़ीद तफसीलात भी हासिल करनी है। वो किसी आज़म हुसैन की भी बात कर रहा था जिसका लड़का भी हलाक हो गया था और उसे 1 लाख रुपए मिले थे, इमरान ने कहा। और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद वो 808 नंबर क्वार्टर तलाश करने में कामयाब हो गया। एक पुराना सा क्वार्टर था, दरवाजे पर मैला सा पर्दा पड़ा हुआ था। इमरान ने कार एक तरफ रोक दी और फिर वो दोनों उतरकर इस क्वार्टर की तरफ बढ़ गए। वहाँ खेलते हुए बच्चे उन्हें हैरत से देखने लगे। इमरान ने दरवाजे के करीब जाकर हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद लम्हों बाद पर्दा हटा और अहमद दीन बाहर आ गया। इमरान और चौहान को इस तरह दरवाजे पर खड़े देखकर उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। ओह आप, 1 मिनट में बैठक का दरवाज़ा खोलता हूँ, अहमद दीन ने कहा और तेज़ी से वापस अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद साथ वाला दरवाज़ा खुल गया। आइए जनाब, मेरे पास आपके लिए शायानो शान फर्नीचर तो नहीं है, बहरहाल जो है वो हाजिर है, अहमद दीन ने एक तरफ हटते हुए कहा। और इमरान और चौहान कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में 4 कुर्सियाँ और एक पुरानी सी मेज़ पड़ी थी। कागज पर एक 7-8 साल की मुस्कुराते हुए बच्चे का फोटो भी नजर आ रहा था। यही बच्चा है आपका, इमरान ने फोटो की तरफ देखते हुए कहा। तो अहमद दीन ने बेख्तियार एक तवील ठंडा सांस लिया। जी हाँ, यही आसिफ है। इसकी माँ पहले ही बीमार थी, लेकिन जब से उसके बच्चे की हलाकत की खबर मिली है वो तो चारपाई से लग गई है। हर वक्त उसे जहनी दौरे पड़ते रहते हैं। मैं खुद भी बीमार रहता हूँ, लेकिन क्या करें जनाब, पेट का दोज़ख तो भरना पड़ता है, इसलिए मैं एक दफ्तर में चपड़ासी हूँ। आज दफ्तर बंद था, इसलिए घर पर हूँ, अहमदी ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। उसके लहजे में बेपनाह हसरत और मायूसी थी। आपने अपने मासूम बच्चे को इतनी दूर भेजा ही क्यों? इमरान ने कहा। जनाब, खुशहाल मुस्तकबिल का ख्वाब बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं और मेरी बीवी तो आसिफ को भेजना ना चाहते थे, लेकिन आसिफ खुद जिद करने लगा। वो वहाँ जाकर खूब कमाएगा और ख़ुद भी खुश रहेगा और हमें भी बड़ी बड़ी रकमें भेजेगा। बस क्या बताऊँ, अब तो इसी लम्हे को ही पछताते हैं। अहमदी ने एक बार फिर ठंडा सांस लेते हुए कहा। बच्चा किसके साथ गया था? इमरान ने पूछा। जी, माटी ने भिजवाया था, कोई आदमी था, उसका नाम अफसल बताया गया था, उसके साथ भिजवाया था। हम खुद एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए थे। आसिफ को कागजात में इस अफसल का बेटा जाहिर किया गया था, क्योंकि माटी ने बताया था कि वैसे अकेला बच्चा ग्रेटलैंड नहीं जा सकता। अहमदी ने जवाब दिया। और बच्चे भी माटी ने भिजवाए थे या सिर्फ आसिफ को ही भिजवाया था? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, वो तो अक्सर बच्चों को भिजवाता रहता है। लोग तो उसकी मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी मर्जी करता है। वैसे हर माह 4-5 बच्चों को तो भिजवा ही देता है, अहमदी ने कहा। क्या आसिफ की तनख्वाह तुम्हारे नाम आती थी? इमरान ने पूछा। जी नहीं, हमें तो माटी रकम दिया करता था, वैसे माटी के नाम आते थे, अहमदी ने जवाब दिया। क्या बाकी बच्चे जिन्हें माटी ने भिजवाया है उन सब की रकमें आ रही हैं? इमरान ने पूछा। जी, जो जिंदा हैं उनकी आ रही हैं, अहमदी ने जवाब दिया। तो इमरान और चौहान दोनों चौंक पड़े। जिंदा हैं? क्या मतलब, क्या उनमें से भी कोई मर गए हैं? इमरान ने हैरान होकर पूछा। जी हाँ, आसिफ के मरने के बाद हमें पता चला कि माटी के भिजवाए हुए अक्सर बच्चे वहाँ हलाक हो जाते हैं। कोई बीमार होकर मर जाता है, कोई सर्दी ज़्यादा लगने से, कोई एक्सीडेंट में। बस जनाब, किस्मत की बात है। वैसे अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कभी आसिफ को ना भिजवाता, अहमदी ने कहा। खत कहाँ है जो आसिफ ने भेजा था? वो खुश व खरम है, इमरान ने कहा। मेरी बीवी के पास है, वो उसे हर वक्त देखती रहती है, अहमदी ने जवाब देते हुए कहा। और वो खत जिसमें आसिफ की मौत की इतला थी? इमरान ने पूछा। जी, वो तो अंग्रेजी में था, वो तो माटी ने हमें दिखाया था, हमने उसे लेकर क्या करना था, अहमदी ने जवाब दिया। अच्छा, तुम अपनी बीवी से वो खत हमें ला कर दिखाओ, इमरान ने कहा। तो अहमदी सर हिलाता हुआ उठा और अंदरूनी दरवाजे में गायब हो गया।
चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक कागज था। उसने वो कागज इमरान की तरफ बढ़ा दिया। ये वाकई किसी बच्चे के हाथ का खत लिखा हुआ था। नीचे आज से भी दर्ज था। इसमें कोई पता वगैरह तो नहीं लिखा था। इमरान ने कहा, जी बस यही खत आया था, माटी के पास उसने दिया था। अहमदीन ने जवाब दिया। कितना पढ़ा हुआ था आसिफ? इमरान ने पूछा। जी 5वीं में पढ़ता था जब यहाँ से गया था, अहमदीन ने जवाब दिया। हमें बेहद अफसोस है अहमदीन, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसके सामने हम सब बेबस हैं, लेकिन तुम दोनों मियाँ बीवी वाकई ही इमदाद के मुस्तहिक हो। हम तुम्हारे इमदाद के लिए पुरजोर सिफारिश करेंगे। फिलहाल हम तुम्हें अपने तौर पर एक छोटी सी रकम दे रहे हैं। तुम अपना और अपनी बीवी का किसी अच्छे डॉक्टर और अस्पताल से इलाज कराओ। इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर अहमदीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मगर ये तो जनाब बहुत सी रकम है। अहमदीन ने बड़े नोटों की गड्डी देकर बौखला कर कहा, कोई बड़ी रकम नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। तुम उसे रख लो और इलाज कराओ। इमरान ने गड्डी उसके हाथ में रखते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा जनाब, अहमदीन ने गुलगीर से लहजे में कहा। अरे हाँ, तुमने किसी आजम हुसैन के लड़के की मौत की भी बात की, क्या उसे भी माटी ने भिजवाया था? इमरान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुक कर कहा, नहीं जनाब, उसके लड़के को ड्राफ्ट रोड पर वाक़या एक गेम क्लब के मालिक पेंटू ने भिजवाया था। वो भी वक्तन फौक्तन लड़कों को बाहर भिजवाता रहता है। वैसे सुना है कि वो इस इलाके का बहुत बड़ा बदमाश है, लेकिन गरीबों के लिए बड़ा रहम दिल है। उसने आजम हुसैन को उसके बेटे की मौत पर 1 लाख रुपए दिए थे। अहमदीन ने जवाब दिया। क्या नाम है इस गेम क्लब का? इमरान ने पूछा। जी नाम तो मुझे मालूम नहीं, बस गेम क्लब ही कहते हैं, वैसे वहाँ सब जानते हैं, अहमदीन ने जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतना वक्त दिया, इमरान ने कहा और झटके से बाहर आ गया। फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते कार की तरफ बढ़ गए। ये तो मामला इंतहाई गहरा और ख़तरनाक लग रहा है इमरान साहब, चौहान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हाँ, मेरे ख्याल में हम अब असल ट्रैक पर पहुंच गए हैं, इमरान ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। किस ट्रैक पर? चौहान ने साइड सीट पर बैठते हुए कहा। बच्चों के अगवा वाले सिलसिले की बात कर रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। अगवा? वो कैसे? ये तो बच्चों को उनकी माँ बाप की रजामंदी से भिजवाया जा रहा है, ये अगवा तो नहीं है, चौहान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मारूफ मानों में तो वाकई उसे अगवा नहीं किया जा सकता, लेकिन दरअसल ये है अगवा। अब मुझ पर कुछ कुछ सूरत हाल वाज़े होती जा रही है। हम पहले भी इस चक्कर में उलझे रहे कि बच्चों को आम तरीके से अगवा करके बाहर भेजा जाता होगा, लेकिन अब अहमदीन से बातचीत के बाद दूसरे नतीजे पर पहुंचा हूँ, इमरान ने कार को आगे बढ़ाते हुए कहा। वो क्या? चौहान ने चौंक कर पूछा। गुर्बत के मारे हुए लोगों को उनके बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाकर बच्चों को यहाँ से बाहर भिजवाया जाता है और फिर उन्हें इन अदवाया साज लेबॉर्ट्रियों के पास भारी कीमतों पर फरोख्त कर दिया जाता है, जो इन पर अपनी जहरीली अदवायात के तजुर्बात करती हैं। कुछ अर्सा तक माँ बाप को हकीर सा मुआवजा भिजवाया जाता है, फिर एक ख़त आ जाता है कि तुम्हारा बच्चा मर गया है और मामला ख़त्म। गरीब लोग क्या कर सकते हैं? अहमदीन की तरह रो पीट कर बैठ जाते हैं। मार्टी और पेंटू, 2 नाम तो सामने आ ही गए हैं और ना जाने कितने जालिम यहाँ यही काम कर रहे होंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओ वाकई इस पहलू पर तो मैंने सोचा भी ना था, लेकिन हम तो मालूमात इस चेहरे के बारे में करते फिर रहे थे और इस कार की वजह से मार्टी तक पहुंचे। ये तो वाकई वही हरकत में बरकत वाली बात हो गई, चौहान ने कहा। मेरा ख्याल है इस कार का ताल्लुक भी इस गैंग से है। मेरा अंदाज़ा ही ये कार इस मुकाफ की थी जिसके साथ चेरी था। उन्हें शायद ये इत्तला मिल गई कि मैं इस सिलसिले में दिलचस्पी ले रहा हूँ, चनाचा उन्होंने चेरी के जरिए मुझ पर हमला कराया और फिर चेरी और मुकाफ दोनों का खात्मा कर दिया और इस कार को आगे फरोख्त होने शुरू कर गए, इमरान ने कहा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हुआ होगा। फिर अब आप कहाँ जा रहे हैं? इस माटी की जुबान खुलवानी पड़ेगी, चौहान ने कहा। बिल्कुल, अब तो ये ज़रूरी हो गया है, लेकिन ये जुबान ब्लैक स्टार्स ही खुलवाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक स्टार्स? क्या मतलब? चौहान ने चौंक कर पूछा। 4 स्टार्स की तरह एक और फोर्स है, उसका नाम ब्लैक स्टार्स है, इमरान ने जवाब दिया। वो आपका मतलब जोसेफ और जवाना से तो नहीं? चौहान ने चौंक कर कहा। उनके अलावा और कौन से ऐसे स्टार्स हो सकते हैं जो ब्लैक भी हों और स्टार्स भी हों, इमरान ने अस्मात में सर हिलाते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, ये केस तो आपने 4 स्टार्स के हवाले कर दिया है, चौहान ने एहतजाज करते हुए कहा। 4 स्टार्स से तो नाकामी की रिपोर्ट दे दी थी, इसलिए मजबूरी है, इमरान ने कहा और चौहान बेइख्तियार मुस्कुरा कर रह गया। थोड़ी देर बाद कार राना हाउस की गेट पर पहुंच गई। इमरान ने मखसूस अंदाज में 2 बार हारन दिया तो चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और फाटक पर जोसेफ नजर आया। इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। पोर्च में कार रोक कर वो और चौहान नीचे उतर आए। इतने में जवाना भी बाहर आ गया और उसने
इमरान के साथ साथ चौहान को भी सलाम किया। ब्लैक स्टार्स के लिए एक काम निकाला है बड़ी मुश्किल से। इमरान ने सिटिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, शुक्र है आपको आखिर हमारा ख्याल आ ही गया। जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसा करो, जोसेफ को साथ लो, चौहान भी तुम्हारे साथ जाएगा। पहले बोस्तान कॉलोनी में एक होटल है, उसके मालिक मार्टी को अगवा करके यहाँ ले आना। उसके बाद ड्राफ्ट रोड पर एक गेम क्लब है, उसका मालिक है पंटू, उसे भी अगवा करके ले आना है। इमरान ने कहा। उसी लम्हे जोसेफ ही कमरे में दाखिल हुआ। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि मैं सदीकी को यहाँ बुला लेता हूँ। सदीकी और मैं जाकर मार्टी को ले आते हैं, जबकि जोसेफ और जवाना पंटू को ले आएंगे। चौहान ने कहा, यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जोसेफ और जवाना तुम्हें पहले सदीकी के फ्लैट पर ड्रॉप कर देंगे, फिर आगे चले जाएंगे। वहां से सदीकी को साथ लेकर चले जाना, इमरान ने कहा। और चौहान सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। लेकिन हमने जिससे अगवा करना है इसके बारे में तफसीलात क्या है? जवाना ने कहा। चौहान तुम्हें रास्ते में समझा देगा, इमरान ने कहा। और जवाना सर हिलाता हुआ चौहान के पीछे दरवाजे की तरफ मुड़ गया। डिक्सन ने रिसीवर उठाने के लिए फोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि फोन की घंटी बज उठी और डिक्सन ने चौंक कर रिसीवर उठाया। यस, डिक्सन ने सख्त लहजे में कहा। जेम्स बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या बात है, क्यों फोन किया है? डिक्सन ने चौंक कर पूछा। अली, इमरान आज मार्टी के पास आया था, दूसरी तरफ से कहा गया तो डिक्सन बेइख्तियार कुर्सी से उछल पड़ा। क्या कह रहे हो अली? इमरान मार्टी के पास? किस मार्टी की बात कर रहे हो? डिक्सन ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसी बोस्तान कॉलोनी के होटल वाला मार्टी, चाइल्ड सप्लायर, दूसरी तरफ से कहा गया। Like, comment, share, press the bell icon.